चुनावी नतीजे आए, 11 दिन हो गए। 4 जून को नतीजे आए, नई सरकार बने 6 दिन हो गए। और एक पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरा। दरअसल वो रास्ता उड़ीसा और आंध्र होकर गुजरा, और उड़ीसा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के चलते 240 का आंकड़ा छू पाई बीजेपी, वो भी बहुमत से 32 नीचे है। और चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला तो एनडीए आसानी से 272 के आंकड़े को पार करता दिखाई दिया। अब ऐसे में आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां पर वो बम बम थी, 2 चेहरों पर वो बैंक कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी की जोड़ी, ये खेल सफाचट करने का है, विपक्ष तो टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन 33 सीटों पर सिमटा दिया बीजेपी को। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई 37 सीटों के साथ। और इसका एक सहज अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं कि कुछ पॉकेट्स थी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निगाह डालें और इसमें सेंट्रल यूपी, जो मध्य यूपी है, उसकी भी कुछ सीटें हमने जोड़ी हैं। 2014 में जब बीजेपी 72 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तब 24 सीटें जीती थी बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। थोड़ी सी गिरावट हुई 2019 में, 19 सीटें, लेकिन इस बार 13 सीटें ही जीत पाई बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर हम अवध के इलाके की बात करें, जो एक और गढ़ था बीजेपी का, 20 सीटें 2024, 20 सीटें 2014, 2019 में भी 20, आधे में आ गई 2024 में। बुंदेलखंड सीटें 4 ही हैं, चारों की चारों जीत गई बीजेपी 2014 और 19 में। इस बार सिर्फ 1 पर कमल खिला। और पूर्वांचल, जहां से दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सांसद भी हैं बनारस से और गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ, उस इलाके में जहां 23 सीटें 2014 में जीती बीजेपी ने, थोड़ी घटी थी 2019 में। और तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन भी था, हाथी और साइकिल साथी थे, तो भी 19 जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। इस बार 9 पर आकर गिर गई, 9 सीटें। जो वोट प्रतिशत था, जो कहीं 50% था, वो 41% पर आकर अटक गया। 9% की गिरावट। अब सरकार तो बन गई, लेकिन ये बैसाखियों के सहारे जो सरकार बनी है, इसके पीछे वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में दरअसल कहां गच्चा खा गई, रणनीतिक चूक कहां हुई, समीकरण कहां बदल गए, बिगड़ गए, पीडीए कैसे काम कर गया, सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की धरी क्यों रह गई, अखिलेश यादव का पीडीए भारी कैसे पड़ गया, वो कांग्रेस जो 2.36% वोट बैंक पर सिमट गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो कैटलिस्ट का काम कैसे कर गई। और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विजयी रथ पर सवार होते दिखाई दिए। सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो अब आज चर्चा क्यों, 2-3 दिलचस्प चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो सरसंघचालक वो प्रवास पर हैं, गोरखपुर में हैं, 12 जून से वहां हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका तो घर है गोरखपुर, वो भी वहां पहुंचे। बीच में खबरें ये भी आई, सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिलती हैं कि जी योगी आदित्यनाथ और सरसंघचालक की मुलाकात होगी। अब देर शाम होते होते खबर यह आ रही है कि यह मुलाकात तो प्रस्तावित ही नहीं थी।
और प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने के लिए पहुंचे थे मोहन भागवत, और यह तो कई महीनों पहले से ही प्रस्तावित थी, या यह शिविर प्रस्तावित था। पर देखिए, एक ये बयान दिया जाना, ये खबर बताई जानी, और कोई घर में है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट मिल लिया जाए। मिलना भी एक खबर होती, ना मिलना भी अपने आप में क्या खबर नहीं है कि क्यों नहीं मिला जा रहा। जबकि 9 तारीख को सरकार बनी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो 10 तारीख को अहंकार की बात करते दिखाई दिए मोहन भागवत। अशांति की भी चर्चा हुई, आभासी प्रचार, ऑर्गेनाइजर ने कहा 400 पार के बबल में फंसे हुए थे। फिर इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भगवान राम ने न्याय किया। 240, वो 241 कह गए थे, 240 सीटें आई हैं बीजेपी की, कि वहीं पर रोक दिया, अहंकार हो गया था। और जो राम विरोधी हैं उनको 234 पर निपटा दिया, ये भी जोड़ा उन्होंने। लेकिन ये अहंकार की जो बातें आ रही हैं, ये बबल, ऑर्गेनाइजर कह रहा है कार्यकर्ताओं और सांसद और विधायक में सारा जुड़ाव खत्म हो चुका है। बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं मंत्री, या रहने लगे थे, क्योंकि बहुतेरे हारे भी। वीआईपी कल्चर हावी हो गया। आपस में नूरा कुश्ती नहीं, सीधी जंग शुरू हो चुकी है। संगीत सोम विधायक थे, पर आक्रामक चेहरा हैं बीजेपी के, और संजीव बालियान हार गए मुजफ्फरनगर से सांसदी का चुनाव, आमने सामने हैं। जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। शिखंडी, यह शब्द भी इस्तेमाल किया गया। धोखेबाज, गद्दार, गद्दारी की विधायकों ने हरवा दिया। विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। एक नहीं, न जाने कितने नेताओं के ये बयान अब सार्वजनिक हो चुके हैं। और सोशल इंजीनियरिंग जो करती दिख रही थी बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, जिसके चेहरे थे, उनके दोनों के बेटे हार गए। अब आंतरिक राजनीति की वजह से, बीजेपी की आंतरिक राजनीति की वजह से हार गए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां चुनाव लड़ी उसको वोट दिया, लेकिन गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। अनिल राजभर ने पलटवार किया है। राजभर वर्सेस राजभर हो रहा है, यानी कि रायता बहुत फैल गया है। और जो ये मुलाकातों की अटकलें जो लगाई जा रही हैं, अब एक दिलचस्प चीज देखिए, नजारा भी दिखाता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो नालों का जायजा ले रहे हैं गोरखपुर नगरी में, कि भाई नाले दुरुस्त हैं या नहीं। लेकिन बात तो यहां गड्ढों की होनी चाहिए ना। ये गड्ढे किसने खोदे? बीजेपी की राह में, उत्तर प्रदेश में, और इन्हें भरा कैसे जाए, उसके बारे में एक चुप्पी क्यों है? कहने को समीक्षा बैठक हो रही है, वो समीक्षा को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं कि 40 टीमें बना दी गई हैं, 80 सांसद हैं, रिपोर्ट आएगी, बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी भी जाने लगी है। ये बंद लिफाफे खुलेंगे या ये बंद ही रह जाएंगे क्या? हार और वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ? पर आमने सामने बातचीत कब होगी और कितने खेमों में बटी हुई है बीजेपी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ एक गुट है, एक दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व है, एक नागपुर यानी कि संघ वो नजर गड़ाए बैठा हुआ है। कौन किस पर भारी है, कौन किस पर हावी है, और समन्वय कदम ताल होगा या नहीं होगा, या अब वो दूर की कौड़ी लगने लगा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गोरखपुर में भागवत योगी और मुलाकात नहीं होगी और बंद लिफाफा खुलेगा,
यूपी की हार का कारण मिलेगा? चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश को ट्रैक करने वाले, समझने वाले। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राकेश शुक्ला और विनोद अग्निहोत्री, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, शीतल सिंह, वो तो दिल्ली लुटियंस छोड़कर अब गांव देहात में ही रहने लगे, तो वहां क्या सुगबुगाहट है, उत्तर प्रदेश से ही इनका नाता है, इनसे भी जानेंगे। और इस पैनल में दरअसल सबसे युवा, लेकिन तजुर्बे की कमी नहीं है और बाल भी माशाअल्लाह बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टाइल में, ही इज गॉट अ टफ ऑफ वाइट हेयर। मनोज राजन त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दिलचस्प तस्वीर गोरखपुर में यह दिख रही है कि मोहन भागवत वहां हैं, ठीक है भाई, एक प्रशिक्षण शिविर था, वर्ग था, जो भी पहले से प्रस्तावित होता है, और योगी आदित्यनाथ भी हैं। मुलाकात नहीं हो रही, नालों का जायजा ले रहे हैं योगी, गड्ढे जो खुदे हैं उन पर बातचीत की भी उम्मीद जो लगाई जा रही थी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? पंडित जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोरखपुर में ये मुलाकात का प्रस्ताव किया ही नहीं गया है, ना ही इस मुलाकात में ना ही ये मुलाकात की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनौपचारिक मुलाकात भी नहीं होने जा रही। हाँ, मुझे इसमें बिटवीन द लाइंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात नजर आ रही है कि संभवतः ये मुलाकात एक पर एक बिना पहले से प्रस्ताव हुए हो जाना भी शायद संदेश ठीक न जाए। ये एक मसला भी है, क्योंकि मुख्य मसला केंद्र और प्रदेश का है। केंद्र और प्रदेश को आप वैसे ही देखना चाहेंगे, उसके दोनों ही मसले हैं। एक तरफ केंद्र टेनी को नहीं हटाता है, योगी आदित्यनाथ उनके बेटे को जेल भेजते हैं। एक तरफ आरके पटेल बांदा से शिकायत करते हैं कि बांदा उनको हरवाया गया है, साध्वी निरंजन ज्योति कहती है कि उनको हरवाया गया है। दूसरा, इधर से भी तमाम सारी शिकायतें गई। हरीश द्विवेदी धरने पर बैठते हैं कमिश्नर के खिलाफ, 150 और विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठते हैं। आखिर कहीं ना कहीं से तो पीठ थपथपाई जा रही होगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इस तरीके का चल रहा है, जिसमें लगता है एक वीसी का मसला आया था, एक बहुत बड़े वीसी हैं, उनका मसला आया था। उस मसले में भी योगी आदित्यनाथ की एसटीएफ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन केंद्र उनको लगातार बता रहा था। ये सारी वो चीजें हैं जो उधर से हो रही थी, यानी ये बाकायदा फुटबॉल का गेम हो रहा था कि 1-0 1-1 2-0 2-2 इस तरीके का मसला चल रहा था। और ये पूरी जो पंचायत है भारतीय जनता पार्टी की, उसका ये सीजन 2 है। सीजन 1 भी हो चुका है, ये सीजन 2 है सामने। और जो साफ तौर ये अच्छी तुलना की आपने दे रहा है, हाँ। जी, इसमें बिल्कुल वही मसला है कि आखिर प्रधान किसको बनाएगा विधायक, आखिर प्रधान का विरोध कर कौन रहा है। करो मीटिंग मीटिंग, चलाओ मीटिंग मीटिंग, जो आपने डायलॉग सुना होगा। वो मीटिंग मीटिंग होते होते आज ये हालत हो गई है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार, संगठन और संघ, ये तीनों आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ से लगते हैं, जिसमें खेमेबाजी अलग अलग नेताओं के साथ। तो ये खेमेबाजी देखिए, मैं थोड़ा और सरल करता हूं मनोज। फर्ज कीजिए मैं लखनऊ आता हूं, सुबह आया और शाम को निकल गया, और आपसे मिले बिना मैं वापस अगर नोएडा आ गया तो समझ में आती है भाई कोई व्यस्तता हो सकती है, किसी का इंटरव्यू किया, टाइम नहीं था। पर मैं 12 जून से लखनऊ में हूं और आप लखनऊ आते हैं, आप कहीं बाहर थे और मुलाकात के लिए पर्याप्त वक्त भी है, पर मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएंगे? संघ अभी एक गुट को समर्थन देता हुआ या मुलाकात करते हुए नहीं दिखना चाहता। खेल अब यहां तक आ गया। ये चीजें हम कांग्रेस में देखा करते थे, या बीजेपी में होने लगा। बिल्कुल सही है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, अभी मैं नाम लेना वाजिब नहीं समझूंगा, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए इतना क्लोज कर देता हूं आपको। वो प्रदेश अध्यक्ष जो पहले सेंट्रल के ब्लू आइड बॉय, नाक का बाल थे, अचानक होते यानी योगी जी के करीबी हो गए, और उन्होंने संगठन में बैठे कुछ लोगों की
भलाई बुराई शुरू कर दी। इस बीच में उनको दिल्ली में समय मिलना कम हो गया, लिहाजा एक दिन उन्होंने मोदी जी के साथ मीटिंग तय की। चुपचाप दिल्ली उतरे, सीधे नरेंद्र मोदी से मीटिंग की। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो जैसे ही आते हैं, उनके पास अमित शाह जी का फोन आ जाता है। और फोन आते ही, ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं जो उन्होंने कहीं बैठ के लोगों के साथ शेयर की है। और उस मीटिंग में, उस बैठक में, उस अनौपचारिक बैठक में चाय पीते पीते उन्होंने बोले, मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए कि अरे उनको कैसे पता चल गया कि मैं मोदी जी से मिलके आ रहा हूं। ये स्थिति करीबन पिछले 2 से 2.5 सालों से चल रही है। 2022 के चुनाव भी यूं ही नहीं हुए हैं, आपके साथ बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इन लोगों से भी अगर आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो कम से कम 100-125 IAS IPS अखिलेश यादव को बुके देकर आ गए थे, और उनको ये भरोसा हो चला था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही। लेकिन सरकार अंततः योगी आदित्यनाथ की बन गई। ये खेल उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 से 3 साल से चल रहा है, जिसके नतीजे अब सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसका नतीजा ठीक सामने है। बात आपने पूछी टाइमिंग की कि आप मेरे पास आएंगे और बिना थोड़े मुझसे वीडियो में दिक्कत आ रही है, थोड़ा स्पीड की दिक्कत है मुझे लगता है इंटरनेट की, उसको हम दुरुस्त कराते हैं। पर शीतल, जो मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे हैं, मतलब दिक्कतें पहले से ही घर की हुई थी। अब दरअसल वो मवाद या वो कड़वी हकीकत सामने आ रही है क्या, या जो जीता वही सिकंदर ये खेल हो जाता है? यहां पर अगर 60, 65, 70 बीजेपी जीत जाती तो अभी गुणगान हो रहे होते। अब क्योंकि नतीजे विपरीत आए हैं तो बाल की खाल तो नहीं निकाल रहे हम विश्लेषण में। नहीं, बिल्कुल ऐसा ज्यादातर जगहों पर होता है कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो कमियां रहती हैं वो ढक कारपेट के नीचे चली गई होती हैं। और अगर आप चुनाव नहीं जीतते, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, तो वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और कुछ नई चीजें भी पैदा हो जाती हैं। इस समय वही होता नजर आ रहा है। ये 2 कैंप यहाँ लगातार है। अमित शाह जी का कैंप अलग है और योगी जी का कैंप अलग है। क्योंकि हम लोग अगर शुरू से थोड़ा सा रिमाइंडर कर लें तो योगी जी की जगह जो आज गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के, उनको दिल्ली ने कहा था मुख्यमंत्री बनाने का, उनको वो दिया था। वो आ भी गए थे, दर्शन भी उन्होंने कर लिए थे बनारस में, लेकिन उसके बाद उनको संदेश गया कि उनकी जगह योगी जी हो रहे हैं। योगी जी उस तरह से कंट्रोल में नहीं रहे दिल्ली को कंट्रोल अमित शाह ही करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं बड़ी वाली, और सारे जितने भी काम उसमें क्लैंडस्टाइन काम भी आप कह सकते हैं और नॉर्मल काम भी पॉलिटिकल, वो सब अमित शाह जी करते हैं। उन लोगों में ट्यूनिंग है बहुत पुरानी। यूपी में योगी जी उस क्लब में उस तरह से शामिल नहीं हुए, तो एक लगातार इन लोगों के बीच विवाद रहा। दूसरे, योगी जी ने मोदी जी को की सफलता को कॉपी करने के लिए जो स्टेट में ये सूचना और प्रसारण विभाग है, इसके बजट को अब तो लगभग तिगुना कर दिया है। मतलब दुगने से तिगुना जो इनके पूर्ववर्तियों का था। काफी प्रचार किया, जो भी उनके साथ के लोग होंगे उन्होंने कहा होगा कि प्रचार प्रसार से आपकी राष्ट्रीय छवि बन रही है, और इस तरह की छवि बनी, एक हद तक उनकी स्वीकृति है। अब हुआ ये कि लेकिन इस सब के बावजूद देश में चीजें दूसरी बदल रही हैं, और उन चीजों का असर उत्तर प्रदेश पर न पड़ता ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ नहीं, सबसे ज्यादा असर तो उत्तर प्रदेश में पड़ता दिखाई दिया ना शीतल। नहीं, मेरा सवाल बड़ा बिल्कुल सरल है जी। जो योगी आदित्यनाथ, एक केंद्रीय नेतृत्व, एक नागपुर, आज सरसंचालक हैं गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ भी हैं गोरखपुर में, नालों का जायजा ले रहे हैं। गड्ढे कहाँ खुदे और किसने खोदे उसका जायजा कौन ले रहा है, और उसकी समीक्षा, ये कहने को टास्क फोर्स बन गई, लिफाफे भी बंद हैं, ये खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? देखिए, कुछ तो संयोग है, ये मैं इससे सहमत हूं कि ये खबर जो लीक हुई थी कि संघ चालक की और मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही है, ये उन्हीं स्रोत योगी जी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब संघ की क्या रणनीति है ये समझना मुश्किल है। संघ ऐसी बातें बहुत बार करता रहा है जिसमें दो अर्थ निकलते हैं। वो एक और मोदी जी को भी वार्निंग दे रहा है, एक और कुछ और भी चीजें कह रहा है, कभी अपने को निरपेक्ष भी कर रहा है, लेकिन सब ये चीजें पराजय की वजह से उत्पन्न हुई। जो उत्तर प्रदेश में
बीजेपी का मत प्रतिशत 8-9% घटा है। घटा तो राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे पूरे देश के नतीजे बदल गए। नहीं, यहाँ पर आपने सरसंघ चालक का जो जिक्र किया शीतल, सरसंघ चालक ने जो अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया कि जिसको अहंकार हो गया वो सेवक नहीं हो सकता, और 400 पार के नारे के बबल में फंस गई बीजेपी और एक वीआईपी कल्चर स्टार्ट हो गया। मंत्री व्यस्त रहने लगे, ये ऑर्गेनाइजर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं, और कोई जुड़ाव नहीं रह गया कार्यकर्ताओं के साथ। ये बातें कोई अनायास तो नहीं आई है, और ये इशारा किस ओर है? ये योगी के लिए है या केंद्रीय नेतृत्व के लिए है? ये भी शायद इसीलिए लुक्का छिप्पी का खेल चल रहा है। अभी मुलाकात खुलकर सामने करने में थोड़ा गुरेज किया जा रहा है क्या, या आफ्टर थॉट भी आई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैसेज तो केंद्र को ही देने की कोशिश है। मैसेज में योगी जी को पॉन की तरह इस्तेमाल करने की बात है। ये योगी जी को भी सूट करती है। उन्होंने भी वहां उपस्थित रह के, हालांकि वो लगभग हर हफ्ते गोरखपुर चले जाते हैं और 2-3 दिन रहते हैं और नाला वगैरह देखते हैं, लेकिन इस बार उनका वहां होना, जब संघ प्रमुख भी वही हैं और ये खबर पहले से छप चुकी है कि दोनों की मीटिंग होने जा रही है, और हर 15-20 मिनट में व्हाट्सएप पे मैं इस तरह की सूचनाएं देख रहा हूं कि फला शिशु मंदिर में होने वाली है, फला में होने वाली है। इसने एक कौतूहल जगाया है, लेकिन इसका उद्देश्य दोनों जगह से दिल्ली के वो केंद्रीय नेतृत्व को मैसेज देने का है, यही मुझे लग रहा है। तो यहां पर संदेश कौन किसको दे रहा है? देखिए, संदेश की बात हो, आप भी स्टूडियो में मौजूद थे, विनोद अग्निहोत्री, जब संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए, उस प्रस्ताव का अनुमोदन समर्थन हुआ, और उसके बाद जो बधाइयां दी जा रही थी तो योगी आदित्यनाथ भी गए, तो प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उस पर बड़ी चर्चा हुई। ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? प्रधानमंत्री मोदी ऐसी आत्मीयता से मिल रहे हैं। एक वो तस्वीर, एक आज की तस्वीर की योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत मिल नहीं रहे, इनको देखेंगे कैसे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो स्वयं को अराजनीतिक संगठन कहता है कि, और कहता है वो सांस्कृतिक संगठन है। नहीं, उस दिन भी हमने ये सवाल किए थे कि इसमें कोई हम ज्यादा बड़ा दोस्ताना खोजने लगे, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। वो हाथ रख दिया तो उसमें क्या है? अभी तो बहुत कुछ होना है। और आज भी मुलाकात नहीं हुई, तो उसमें क्या बहुत बड़ी खबर है या खबर दिखती है आपको? नहीं, खबर है। देखिए, हाथ रखने में तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की आदत है कि वो अक्सर जो है, जब कोई उनसे मिलता है और जिसके प्रति उनका वो हो, तो वो हाथ रख देते हैं। कई बार हम लोग जो पत्रकार लोग हैं, जब दिवाली मिलन वगैरह में उनके सामने पढ़ते हैं, तो हम लोगों की पीठ पे भी हाथ रखा है। मेरी पीठ पे हाथ रखा है उन्होंने। मैं इसको अब मैं कोई ना तो उनकी पार्टी में हूँ ना मैं कोई उनका वो, लेकिन वो स्नेह में रख दिया। अब योगी जी के कंधे पर हाथ रखा तो जाहिर है दो राजनेता हैं, हाथ रखेंगे तो खबर बनेगी। दरअसल मोहन भागवत जी का वहाँ 3 दिन तक रहना और गोरखपुर में योगी जी हैं, इसके बावजूद उनका न मिलना, ये अपने मिलते तो भी खबर होती, न मिलना भी खबर है। इसलिए खबर है, मिलते तो खबर ये होती भाई मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, तो अब वो न कहने वाली बात है। लेकिन मुलाकात क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है शायद संघ जो है फिलहाल अभी जो योगी और केंद्र का जो विवाद है, जिसकी चर्चा शीतल कर रहे थे, या अभी मनोज देखिए, उस पार्टी नहीं बनना चाहते, पार्टी नहीं बनना चाहते। पर खबरें ये भी आ रही थी ना कि प्रचारकों के दायित्व को लेकर, और ये बात लगातार पिछले 3-4 दिनों में 2 बार कम से कम अभय दुबे इसको अंडरलाइन कर चुके हैं, प्रचारकों की जिम्मेदारियां भी तय होनी है। कुछ खबरें ये आ रही थी भाई सारे वापस ही ले लेंगे, प्रचारक कौन होंगे, क्या उसमें सलाह मशवरे की भी एक खबर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सलाह ली जाएगी। देखिए, असली जो रस्साकसी है वो भाजपा अध्यक्ष को लेकर के है, जिसका फैसला होना है, क्योंकि नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और संघ, मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना समझ है मेरी संघ और भाजपा के संबंधों को लेकर के, पिछले 5 साल से खासकर मोदी 2 के टाइम संघ की पकड़ संगठन पर भी कमजोर हो गई थी। सरकार पर तो पकड़ उसकी पहले से ही कमजोर थी। संघ उस पकड़ को दोबारा पाना चाहेगा, कम से कम संगठन पर अपना प्रभाव और अपना सोशल इंजीनियरिंग भी तो धाराशाही होती दिखी है ना। आप ओम प्रकाश राजभर के बयान सुनिए
कि बीजेपी नेताओं की आंतरिक राजनीति की वजह से यूपी में अच्छे नतीजे नहीं आए। ये संजय निषाद कह रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हमारी पार्टी ने ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया पर हमें नहीं मिला, ये कह रहे हैं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के दो पहलू हैं। एक तो आप अपनी पार्टी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग करें, दूसरा आप पैबंद लगाएं कि आप ओम प्रकाश राजभर को ठेकेदारों पर ही ठेकेदारों पर निर्भर हो, पूरा निर्भर हो गए और पीडीए के नाम पर असल कार्यकर्ताओं को ले उड़े। अखिलेश ने अपनी पार्टी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग की और बीजेपी ने जो है वोटों के जो ठेकेदार माने जाते हैं उनको लेकर के सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की और नतीजा सामने आ गया कि ओम प्रकाश राजभर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, कोई साख नहीं है। कल को मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं, परसों कुछ और बोलते हैं, फिर योगी जी के बारे में क्या बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं। तो उनकी साख उनके मतदाताओं के बीच में नहीं बची भाई। उनका बेटा अपना चुनाव हार गया। नहीं, आपस में अब अनिल राजभर कहते हैं जहां से ओपी राजभर के विधायक थे वहां हम हार गए। धर्मवीर प्रजापति अब वो कह रहे हैं निषाद राजभर के बेटे चुनाव हार गए, वो अपने दल की चिंता करें। तो सिर्फ बीजेपी में जूतम पैजार नहीं हो रही, सहयोगी भी आपस में भिड़े पड़े हैं। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जब एंट्री हुई थी तो बीजेपी के नेता बहुत असहज थे और खासकर पिछड़े वर्गों के नेता, जो अति पिछड़े वर्गों के नेता हैं, वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, संजय निषाद को तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो चल रहे हैं साथ में। हाँ, और तो दारा सिंह चौहान, ये अब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये सब आयातित नेता हैं। इन आयातित नेताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले नेता हैं वो निश्चित रूप से बहुत असर। मनोज राजन जिनका जिक्र कर रहे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और जो मिले मोदी जी से, वो भी पिछले वर्ग से ही आते हैं और वो भी काफी असहज हैं। तो ऐसे में अभय दुबे एक बहुत बड़ा प्रीमियम हम कई सालों से दे रहे थे बीजेपी की रणनीति और चाणक्य नीति और सोशल इंजीनियरिंग कैसा किया और मंडल और कमंडल दोनों को साध लिया है बीजेपी ने। पर दरअसल यूपी में तो ना मंडल साथ रहा ना कमंडल। कमंडल की बात करें तो फैजाबाद हो या बांदा हो, वहां से तो चुनाव हारते दिखे। प्रयागराज को मैं अभी जोड़ भी नहीं रहा, तो मंडल भी साथ नहीं दिखा और ना कमंडल। जो ये जातीय समीकरण भी, वो तो पीडीए ले उड़ा। संदीप जी, अब चुनाव का पूरा पोस्ट पोल एनालिसिस हो चुका है। तरह तरह के विद्वानों ने और जो सेफोलॉजी के एक्सपर्ट ने बिल्कुल बारीकियों से एक एक जगह का विश्लेषण कर दिया है। सारे आंकड़े, तथ्य, सारा स्विंग वगैरह सब सामने आ चुका है। अब कोई भी रहस्य नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में ये क्यों हुआ? ऊंची जातियों ने, राजपूतों के कुछ पॉकेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, और तो ऊंची जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को जम के वोट दिया है। वो वोट 80% के दायरे में पहुंचता, सारी ऊंची जातियों को अगर मिला दिया जाए। यूपी की बड़ी तस्वीर ये है। जो झटका लगा है वो दलितों और पिछड़ों में झटका लगा। असली बात ये है। सवाल ये, दलितों और पिछड़ों में झटका क्यों लगा है? ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं लगा है, ये देश के और दूसरे हिस्सों में, खासतौर से भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है वहां भी झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि दलितों और पिछड़ों को बहुत दिनों बाद एक बार फिर पुरानी बात याद आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर ब्राह्मण बनिया पार्टी। अभी तक जितनी फिक्रेबाजी होती रही, लफाजी होती रही कि हम आपको राजनीति में सबको समान अवसर देंगे, हम हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, हम तो केवल गीता को मानते हैं और सीधे सीधे दीक्षित करते हैं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है, इन सब बातों की पूरी तरीके से पर ये आंशिक विश्लेषण तो नहीं कर रहे। अबे एक सेकंड में यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। ये एक मिनट सुनिए ना, सवाल तो सुनिए ना, एक मिनट सवाल सुनिए। अबे मैं इंटरवीन कर रहा हूं ना, एक मिनट। यूपी के लिए तो ये विश्लेषण ठीक हो सकता है, पर वही जातीय समीकरण की आप बात करोगे, पिछड़े अगड़े की राजनीति की बात करें तो 29 में से 29 मध्य प्रदेश में कैसे जीत गई बीजेपी? सवाल वहां भी होगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मॉडल अखिल भारतीय स्तर पर वो विश्लेषण लग जाएगा, मैं उससे पूरा इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, मैं वो बात भी कहने वाला था जो आपने कही। पहले उत्तर प्रदेश में आ गई, उसके बाद में भी दो वाक्यों में बोल दूंगा। आप पूरे देश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऊंची जातियों को 31% से ज्यादा टिकट दिए और इंडिया गठबंधन ने केवल ऊंची जातियों को 19% टिकट दिए। इसी तरह दोनों के लोग जो जीत के आए हैं उसमें भी प्रतिशत का बहुत फर्क है। पिछड़ी जातियों में भी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पिछड़ों को बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं। सारा प्रतिशत वगैरह सब मौजूद है, उसको हाँ इतना समय नहीं होता सारी बातें बताने का।
दलितों में भी यही स्थिति है। दलितों में भाजपा ने केवल जो दलितों की आबादी के मुताबिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, उस उतना ही टिकट दिया है। ये तो अपनी जगह जायज है, पर उत्तर प्रदेश में दरअसल मध्य प्रदेश की तुलना में फर्क ज्यादा बड़ा क्या ये था, ये अहंकार शब्द यूं ही थोड़ा लिया जा रहा है। तीन तरफ से जो अहंकार शब्द पर जोर, चाहे मोहन भागवत हो या ऑर्गेनाइजर या फिर इंद्रेश कुमार, उत्तर प्रदेश में दरअसल खेमेबाजी ऐसी हो गई और चेहरों का अहंकार भी बीजेपी की राह में आड़े आया क्या? और बंद लिफाफे में क्या ये बात खुलकर सामने आएगी? ये सब बातों पे पहले ही विचार कर दिया है। हमारे साथियों ने पहले ही इन सब बात, ये सूक्ष्म जो विवरण दिया गया, मैं इन सबसे सहमत हूँ। ये पहले ही विचार कर दिया गया है। अहंकार वाले सवाल पर हम लोग 2-3 दिन से विचार कर ही रहे हैं। जो बात छूट गई थी वो मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल 2 जगह ऐसी हैं, यानी पुराना वाला जो मध्य प्रदेश है, केवल वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वहां भी अगर आप जीत के अंतर को देखेंगे, जीत का अंतर वहां भी कम हुआ है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आपको ओवरऑल स्विंग दिखाई पड़ेगा। वो स्विंग भी उसकी भी गढ़त लगा ली गई है पूरी की पूरी। कुछ जगह इस पूरे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र था, उसमें 2 पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों को छोड़कर बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। यहां पर नुकसान हार के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां भी परसेंटेज घटे हैं और अंतराल घटा है। साथियों जो बातें कही हैं, मैं उनसे सहमत हूं, वो चिंता का थोड़ा सबब है और चिंता का निवारण होता है समीक्षा। बंद लिफाफे में समीक्षा हो रही है, कुछ बंद लिफाफे खुल भी रहे हैं। वो खुलेंगे या दरअसल पहले ये जो गुटबाजी इतनी हावी हो गई है, राकेश, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं। एक योगी कैंप है, एक अमित शाह गुट है, एक संघ परिवार एक तरफ है। पहले चलेगी किसकी, ये हल निकाला जा रहा है और फिर देखा जाएगा कि गड्ढे कैसे खोदे गए, किसने खोदे और इनको भरा कैसे जाए। संदीप भाई, चुनाव नतीजे जो होते हैं वो राजनीति की आंतरिक और बाह्य बीमारी को उजागर करते हैं। 2014 और 19 में कांग्रेस की बाह्य बीमारी सामने आई और 2024 के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की बाह्य बीमारी को सामने किया। आंतरिक बीमारी अभी भी है और ये आंतरिक बीमारी गुटबाजी की पहले भी थी, लेकिन पहले उजागर इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सीटें जीत रहे थे, सत्ता में आ रहे थे, इसलिए गुटबाजी का महत्व नहीं था और गुटबाजी पे चर्चा नहीं होती थी। सबसे प्रमुख बात यह है जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए, वो ये करने की ज़रूरत है कि उसके साथ 30 से 40 साल से जुड़ा हुआ जो ओबीसी वोट है, खासकर लोधी, वो छोड़ के क्यों गया। आप बुंदेलखंड की सीटें देखिए, 10 सीटों पे उनका प्रभाव है, 8% वोट है उनका, और कल्याण सिंह के समय से लेके वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन कल्याण सिंह की उपेक्षा हुई, उसने सहा, उमा भारती की उपेक्षा हुई, उसने सहा, प्रहलाद पटेल की भी उपेक्षा हुई, यहां से ले जाया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वहां पंचायती राज मंत्री बना के बिठा दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज लोधी कौन सा चेहरा है? कोई चेहरा नहीं। जिस सीट से सबसे ज्यादा मतों से उमा भारती जीती थी, उस चरखारी सीट को भारतीय जनता पार्टी हार गई। लोकसभा चुनाव में देखिए हमीरपुर की। तो सवाल यह है कि आपके पास जो ओबीसी वोट है, भारतीय जनता पार्टी ये चिंता करे कि वो वोट हमसे क्यों जा रहा। और जो अलंबरदार थे जातियों के, अनुप्रिया पटेल, पटेलों की बहुत बड़ी अलंबरदार थी, राजभर बहुत बड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य, मैं वही कह रहा हूं, कुशवाहा के जो अलंबरदार थे, आखिर वो अपने वोट क्यों नहीं दिलवा पाए? यदि उनके वोट गिरते तो वाराणसी में 1.5 से 2 लाख वोट नीचे नहीं जाता। वहां 3.5 लाख पटेल वोट है। कहां गए वो पटेल वोट? इंडिया गठबंधन में क्यों गए? अजय राय के साथ क्यों गए? ये बड़ी चिंता का विषय है। ये बंद लिफाफा खुलेगा या ये बंद ही रहेगा? बंद लिफाफा से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप भी जानते हैं, जो प्रत्याशी होगा वो यहां दूसरे लोगों पे ठीकरा फोड़ेगा, जो कार्यकर्ता होगा वो दूसरों पे ठीकरा फोड़ेगा। हमें पूछा नहीं गया, विधायक ने नहीं पूछा। सबसे मूल बात यह है कि जो अहंकार की बात आई ना, अहंकार को लेके आप, ये मेरा अपनी समझ है, अहंकार 2 विषयों पे था कि हम जिसको चाहेंगे उसको उतारेंगे और हम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। और मुझे लगता है उसी अहंकार ने भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और समर्थक था उनको दूर कर दिया कि आप लड़ा लो और आप जिता लो।
कुल मिला के जो विषय है उत्तर प्रदेश का वो ये है। बाकी जब मध्य प्रदेश की आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कोई इम्पैक्ट नहीं है संदीप भाई। आप 80 से लेके देखिए, 80 से 2024 तक तो ये जातीय समीकरण में, ये जातीय समीकरण बीजेपी के खिलाफ कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पक्ष में रहे? मैं वही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी जो कार्यकर्ता वो अहंकार नहीं था, आपसी टकराव नहीं था, वहां ऐसा नहीं, टकराव और अहंकार था, वहां भी है, लेकिन टकराव अहंकार इसलिए ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया है कि वहां के नेताओं में पूरे बल्लम लेके आमने सामने खड़े हुए नहीं थे, और यहां पर थे। दोनों में अंतर देखिए, तो ये बेसिक अंतर। दूसरा, वहां कार्यकर्ता भर नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता भी है जो 80 से लेकर 24 तक लगातार जिता रहा है, और वो 163 सीट इसीलिए जिता दिया विधानसभा की। और उत्तर प्रदेश में गच्चे भी खाए हैं बहुत, 29 सीटें लोकसभा की इसीलिए जिता। 2012 हम 2014 की बात करते हैं, 71-72 लोकसभा की सीट जीत गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में 47 सीट 403 में से बीजेपी जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जितवा दिया। हमेशा का रिकॉर्ड देखिए आप, 9 से 10 भारतीय जनता पार्टी जीतती अब ऐसे में मनोज, और आपकी फिल्मों में भी दिलचस्पी है, आप पटकथा भी लिखते हैं, बहुत मशहूर किताब भी लिखी है आपने। एक वो फिल्म थी, वो जाने भी दो यारों का बड़ा जिक्र होता है, एक पीछा करो भी, बहुत अच्छी बेहतरीन सटायर थी, और उसमें एक डायलॉग था कि ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। तो ये बंद लिफाफा जानी मानी खुफिया जानकारी को खोलेगा, या जानकारी तो है पर कोर्स करेक्शन कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और बिल्ली कौन है वो कौन तय करेगा? सवाल यहां है क्या असल में? यही बात मैं आपसे कहने जा रहा था। ये बंद लिफाफों में कुछ नाम होंगे, इन बंद लिफाफों में वो लोग होंगे जिनके लिए प्रत्याशी बताएंगे कि भाई फला ने मिलके फला के साथ मिलकर मुझे हराया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पार्टी के अंदर बैठे कद्दावर नेताओं ने दूसरी पार्टियों के वो प्रत्याशी भी खड़े करवाए हैं जिससे चुनाव हराया जा सके। विधायकों से लेके, कार्यकर्ताओं से लेके, किसी भी व्यक्ति का, मंत्रियों का, मैं आपसे दावा कर रहा हूं, विनोद जी बैठे हुए हैं, अभय जी बैठे हुए हैं, शीतल जी बैठे हुए, ये जानते होंगे कि वहां पे मंत्रियों का फोन अफसर नहीं उठाते हैं, और केंद्र में यह तक नहीं सुना जाता कि फला मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल के मारा है, लिहाजा कम से कम उससे एक इस्तीफा लिया जाए। नहीं सुना जाता, नहीं सुना। कहानी दो तरफा है, दोनों तरफ से है, इस तरफ से भी उस तरफ से। तो ये लिफाफे कुछ नाम खोलेंगे, लेकिन असली नाम तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? सबको मालूम। ये जिम्मेदारी क्या सरसंघ चालक के कांधों पर आएगी? शीतल, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा आप सभी से। देखिए, लिफाफा वो कितना ही बंद करे वो खुला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लिफाफे में कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है। अमित शाह और योगी जी में चल रही है। अब लिफाफे का नतीजा लोगों को इंतजार है, और लिफाफे में कुछ भी लिखा हो कि इन दोनों में से आने वाले 1-1.5 महीने, अंपायर कौन बनेगा? अंपायर की भूमिका में मोहन भागवत दिखेंगे। आज वो मुलाकात ना करके अभी वो साइड में न्यूट्रल होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये जो मोहन भागवत जी वाला मामला है, इसमें मेरी राय डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आरएसएस खुद मोदी कैंप में अपनी प्रासंगिकता की लड़ाई अलग लड़ रहा है। उसमें वो योगी को पान की तरह इस्तेमाल कर रहा है, प्यादे की तरह। योगी वहां प्यादा है, लेकिन योगी की एक अलग लड़ाई है जो अमित शाह से चल रही है कंटिन्यूअस। अब अगले 1-1.5-2 महीने ये डिसाइड करेंगे। मतलब अमित शाह तो अपनी जगह वापस आ गए, योगी अपनी जगह। ये दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, और अभय ये आप 2-3 बार अंडरलाइन कर चुके हैं। दरअसल ये योगी कैंप, अमित शाह कैंप और आरएसएस, इनकी भी वर्चस्व की लड़ाई है क्या? और इसी में वो खबरें भी जो आ रही थी कि भाई संघ अब कह रहा है कि हमारी तो ऐसी लानत मलानत करवा दी, इतनी आलोचना हमारी कभी किसी चुनावी प्रचार में हुई नहीं, हम तो अपने जो प्रचारक हैं उनको वापस ही बुला लेते हैं बीजेपी से। देखिए, शीतल जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये जो लिफाफे हैं जो टास्क फोर्स को दिए जा रहे हैं, जब ये लिफाफे खुलेंगे तो इनमें से सिर्फ लीपा पोती निकलेगी, क्योंकि इसमें सभी लोग भाजपा की जो उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई है
उसमें संगठन से लेकर ऊपर तक के लोग अलग अलग तरीकों से सह अपराधी हैं। कॉम्प्लिसिटी जो है बहुत जबरदस्त है और बहुत चौतरफा है, क्योंकि यही वो लोग थे जो 80 की 80 सीटें जीतने वाला फीडबैक भी देते थे। अब ये क्या फीडबैक देखेंगे कि हार क्यों हुई, हार क्यों हुई, क्योंकि सब लोग खुद शामिल हैं उन प्रक्रियाओं में, सब लोग जानबूझ के शामिल हैं अपने अपने तरीके से। तो उसमें सिर्फ लीपापोती ही निकलनी है और कुछ नहीं सिर्फ लीपापोती ही होगी। नहीं देखिए, संघ और बीजेपी को मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं। वो जब तलवार चलाने पे या बदलाव करने पे आते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो बात अभय जी कह रहे हैं ये सच्चाई है कि जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ मुड़ी होती है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई एक उंगली से दूसरे की तरफ इशारा नहीं करेगा, क्योंकि 4 उंगली उसकी तरफ भी मुड़ी होगी। विनोद, देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अंदर से योगी वर्सेस जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके बीच बटी हुई है। तमाम सारे नेता ऐसे हैं जिनकी जो वफादारी है वो योगी के प्रति है, इसलिए उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ब्रांड जो है वो ज़्यादा सफल है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे नेताओं की जमात भी बहुत है जो सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह से अपना वफादारी करते हैं। उनको लगता है कि मोदी जी की वजह से योगी जी हैं। ये फैसला संघ ही कर सकता है, क्योंकि संघ जो है पहले भी जब योगी और केंद्र के बीच में ठनी थी पिछली 2022 के चुनाव से पहले, तो संघ ने ही पंचायत की थी। मोहन भागवत जी दिल्ली आए थे, सबको बुला के मीटिंगें की थी और पंचायत की थी। इस बार भी संघ को ही वो भूमिका लेनी पड़ेगी संघ अगर भाजपा को बचाना है। होगी, वो संघ की भी दिक्कत है, संघ की कितनी मानी जा रही है। आप कुछ ऐड कर रहे थे, लास्ट कमेंट मनोज। मुझे लगता है कि अमित शाह और योगी के बीच में जो भी खाई है, उस खाई में अंपायर अगर किसी को बनना पड़ेगा, क्योंकि संघ की अपनी लड़ाई है, अंपायर अगर किसी को बनना पड़ेगा तो खुद मोदी को बनना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, ये एक और पॉइंट आया है और उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। 2 सबसे करिश्माई कद्दावर चेहरे, डबल इंजन की सरकार, लेकिन वहां पर जो मार पड़ी है लोकसभा चुनाव में, समीक्षा, ये बंद लिफाफा कैसा खुलता है, ये देखने वाली बात होगी।